चाइना की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और चाइना की तरफ से ट्वीट करते हुए भारत को धन्यवाद दिया गया है। भारत ने चाइना के जहाज के साथ ऐसा क्या किया है, जानेंगे क्या मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का इलाज अब भारत और 5 देशों ने मिलकर निकाल लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। केरल के अजिक्कल तट से 44 नॉटिकल मील दूर समुद्र में एक चीनी मालवाहक पोत MV वान हाई 503 इसमें विस्फोट लग जाती है। आग लगने की घटना के बाद चीन ने भारत को शुक्रिया कहा है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, दरअसल हुआ क्या था, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने जैसे ही धमाके की खबर सुनी, वैसे ही फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दर्जनों जिंदगियों को बचाया। इस बचाव अभियान की अंतर्राष्ट्रीय सराहना हो रही है। चीन के भारत स्थित दूतावास ने भी इस बात को कहा और आभार जताया, भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। क्या लिखा गया है यहाँ पर, 9 जून को MV वान 503 में केरल के अजिक्कल से 44 समुद्री मील दूर जहाज पर विस्फोट और आग लग गई। जहाज पर सवार कुल 22 चालक दल के सदस्यों में से 14 चीनी हैं, जिनमें 6 ताइवान के हैं। हम भारतीय नौसेना और मुंबई कोस्ट गार्ड के प्रति उनके त्वरित और प्रोफेशनल बचाव के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यू जिंग ने कहा कि हम आगे के खोज अभियान के सफल होने और घायल चालक दल के सदस्यों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस आग और विस्फोट को लेकर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। MV वान हाई 503 क्या है, एक कंटेनर शिप है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। ये पोत सिंगापुर से UAE की ओर जा रहा था और अरबियन सी में प्रवेश कर चुका था। तभी इसमें भीतर से एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद तेज आग लग गई। भारतीय नौसेना के INS शार्दुल और कोस्ट गार्ड के विमानों ने यहाँ पर तत्काल मोर्चे को संभाला और जहाज बंदरगाह से लगभग 10 से 15 डिग्री झुका हुआ है। भारतीय तटरक्षक बलों का कहना है कि बचाव दल अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संकटों के समय अपनी भूमिका निभाई है, जैसे यमन में ऑपरेशन राहत या फिर अफ्रीका के तट पर समुद्री डकैती की घटनाओं के दौरान भारतीय नौसेना एक्टिव रही। लेकिन चीनी नागरिकों की सीधी सहायता करना, वो भी ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच डोकलाम गलवान जैसी घटनाएं हैं, भारत की रणनीतिक संतुलन और वैश्विक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को दिखलाता है। दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा है कि जहाज पर और कंटेनरों के गिरने की सूचना मिली है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी और सचेत आग बुझाने के अभियान और सीमा को ठंडा करने पर काम कर रहे हैं। हालांकि अगर आप जरा ध्यान देना तो इन्होंने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। 14 चीनी, जिनमें 6 ताइवान के हैं, यानी कि ये ताइवान के नागरिकों को अपना बताने का तरीका नहीं छोड़ रहे हैं। आभार व्यक्त करने के पीछे भी एजेंडा लगा रहे हैं। यहाँ चाइना ताइवान पर दावा करने से नहीं चूक रहा है। अब यहाँ जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। चाइना के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और ये भारत ही नहीं, रूस भी बहुत अच्छे से जानता है। अभी हाल ही में एक खबर आई है रूस की तरफ से, ये देखने को मिल रहा है कि रूसी एजेंसियां चाइना के सुपर ऐप पर नजर रखे हुए हैं। आखिरकार रूस और चाइना एक दूसरे की दोस्ती की जमकर तारीफ करते हैं और लगता है जैसे दोनों के बीच में एकदम आयरन वाली दोस्ती है। अब देखने को मिल रहा है कि अपनी ही खुफिया एजेंसी के जासूस रूस ने लगा रखे हैं चीन के सुपर ऐप के पीछे। क्या रूस और चीन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, चाहे बाहर से दोस्ती को लेकर कितना भी दम भरे? रूसी खुफिया दस्तावेज क्या कह रहे हैं? रूस के खुफिया एजेंट लोकप्रिय चीनी मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप WeChat की डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। कारण उन लोगों पर नजर रखना है जो चीनी जासूसों के संपर्क में हो सकते हैं। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी FSB के डॉक्यूमेंट से पता चला है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चाइना ने अपनी जासूसी बढ़ा दी है। रूस में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। दरअसल यूक्रेन युद्ध जब होने लगा तो रूस लाचार हो गया। अमेरिकी कंपनियां रूस से निकलती चली गई और इसके बाद वो चाइना की कंपनी और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया और ये रूस के लिए खतरा लेकर आया। रूसी खुफिया एजेंसी इस बात को जान चुकी है कि जो मैसेजिंग ऐप है, उस ऐप के जरिए बहुत सारी चीजें होती हैं और इसी वजह से रूस की एजेंसी अब ध्यान दे रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना अपना जासूसी तंत्र रूस के
अंदर भी तो नहीं फैला रहा है। कहा जा रहा है कि रूस ने एक टूल तैयार किया है और इस टूल का नाम है स्कॉपिस। में वो सारे डेटा का विश्लेषण भेजा जाता है, अकाउंट, लॉगिन, कॉन्टेक्ट लिस्ट से लेकर मैसेज तक, जिनमें इन्हें डाउट रहता है। इस डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि इस उपकरण का इस्तेमाल चीनी मैसेंजर वीचैट के जरिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना खुफिया सेवाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करने वाले लोगों का डेटा टूल के जरिए जांच भी किया जाता है। वैसे तो रूसी एजेंसियों के ऊपर खुद भी आरोप लगते हैं कि विदेशी एप्लीकेशन पर सेंध लगाने का ये काम करती हैं, जिनमें सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे ऐप भी शामिल हैं। इसी साल अप्रैल में पुतिन ने सरकारी और बैंक कर्मचारियों के विदेशी मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। ये चीजें बताती है कि चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते और यही वजह है कि भारत भी भरोसा नहीं कर रहा है। भारत के साथ एक डबल गेम खेल रहा है चाइना। अभी हाल फिलहाल में चाइना की रूपरेखा थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। चाइना ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लिया और इस ट्रेड डील में कथित तौर पर इन्होंने अमेरिका को छूट दे दी कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल देंगे, लेकिन भारत को मैग्नेट और रेयर अर्थ मटेरियल को देने से ये अभी भी रोक रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत का विकास ये देख नहीं सकते हैं। एक रुकावट से भारत के डिफेंस से लेकर ऑटो मार्केट हर जगह पर असर देखने को मिल रहा है। चाइना दुनिया में 60 से 70% रेयर अर्थ मटेरियल का खनन करता है और 90% रिफाइनिंग करता है, मैग्नेट का उत्पादन करता है, इसलिए इसके हाथ में पूरी कमान है। लेकिन ये कमान बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। कहते हैं अतिशय लोभ बकुल ने किन्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। कुछ ऐसा ही सीन आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने भी 5 देशों तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी है और कहा गया है कि यहाँ ये 5 देश अब संभावित क्षेत्रों में दुर्लभ खनिज पदार्थों को निकालेंगे। इसके अलावा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी एक्टिव हो गया है। वैसे तो भारत में दुनिया का 6% रेयर अर्थ मटेरियल है, ये कम नहीं है। भारत अगर इसका पूरा का पूरा 6 निकाल ले तो इसकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी खुद ब खुद। लेकिन भारत सिर्फ 1% ही प्रोडक्शन करता है, उस पर भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको रिफाइन नहीं करता है भारत, बल्कि कच्चे माल के तौर पर बेच देता है और फिर प्रोडक्ट के तौर पर हासिल करता है। पर अब इसकी रिफाइनिंग के लिए भी काम चल रही है। सेंट्रल एशिया के देशों के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत अब इसका इलाज ढूंढ रहा है। वैसे आप सोचेंगे कि ये तो लंबे टर्म की बात है, चाहे अर्जेंटीना के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो या फिर इन 5 देशों के साथ हो, इसमें तो वक्त लगेगा। ये बात तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ तो वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन और रिफाइन करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन कुछ मात्रा में करते हैं। इस बीच चाइना से भारत बातचीत भी कर रहा है ताकि ये सप्लाई चेन शुरू किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।